बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने एक रिसेंट अमेंडमेंट की है और नया बिल टैक्स लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस कराया है जो कि नेशनल असेंबली में 18 दिसंबर 2024 को प्रेजेंट किया गया है और इस बिल का नाम है द टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। और उसमें जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, सेल्स टैक्स एक्ट 1999 में, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो एक्ट है यानी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001 है ICTO, उसमें क्या कहते हैं कुछ अमेंडमेंट्स क्या कहते हैं प्रपोज क्या की गई हैं और उसके ऊपर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कशन हो रही है टैक्स फर्टर्निटी में, अकाउंटेंट्स के दरमियान, बिजनेसेस के अंदर। तो हमने सोचा कि हम उसके ऊपर क्या कहते हैं एक वीडियो बनाएं और आपको क्या कहते हैं हम बताएं कि क्या बेसिक अमेंडमेंट्स क्या कहते हैं इस वक्त प्रपोज की हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, ताकि क्या कहते हैं आपको पता हो कि आपके बिजनेस के अंदर क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो इसमें जो इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन है उसको क्या कहते हैं हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और सेल्स टैक्स और जो एक्साइज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं या ICT के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं हम जो है वो मुख्तसरन देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बिल के अंदर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो है इन एलिजिबल पर्सन। सेक्शन 114C ब्रैकेट 5 ब्रैकेट B यानी 114C सब सेक्शन 5 क्लॉज B, उसके अंदर क्या कहते हैं अमेंडमेंट की गई और उसमें उन्होंने जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है वो है इनएलिजिबल पर्सन का, कि एज ए पर्सन हु हैज़ फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द टैक्स ईयर immediately preceding the year of transaction mentioned in subsection 1 has sufficient resource in wealth statement in case of an individual or financial statement in case of company or association of person as the case may be for such transaction। तो एक तो ऐसा पर्सन जिसने क्या कहते हैं चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे AOP हो, उसने प्रीसीडिंग ईयर का टैक्स रिटर्न्स क्या कहते हैं फाइल किया गया हो और उसके वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर सफिशिएंट रिसोर्स हो, तो वो एलिजिबल पर्सन कराए। यानी फ्यूचर के अंदर आप कोई बाई करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, मोटर व्हीकल को, चीज़, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एलिजिबल पर्सन हो, आपके वेल्थ स्टेटमेंट जो लास्ट ईयर में आपने डिक्लेयर किया हो उसके अंदर क्या कहते हैं आपका सफिशिएंट रिसोर्स हो। यानी एक बंदा है वो समझता है कि जो उसको बाई करने हैं प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर 2025, तो ही विल बी एन एलिजिबल पर्सन इफ ही हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑफ द इनकम ईयर और टैक्स ईयर 2024। अगर 2024 में किसी ने टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उसके वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर क्या कहते हैं इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि जो प्रॉपर्टी मूवेबल परचेज करने के लिए जा रहा है, तो क्या कहते हैं वो एलिजिबल पर्सन क्या कहते हैं कहलाएगा अंडर सेक्शन 114C ब्रैकेट 5 सब क्लॉज B। उसके अलावा क्या कहते हैं इन एलिजिबल पर्सन को भी डिफाइन किया गया है कि इन एलिजिबल पर्सन कौन होगा जो कि एलिजिबल पर्सन नहीं होगा, और उसके सेक्शन 114C 5D के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। उसके अलावा क्या कहते हैं सफिशिएंट रिसोर्स को भी डिफाइन किया गया है और बताया गया कि सफिशिएंट रिसोर्स क्या होगा। तो सेक्शन 114C 5 सब क्लॉज F में बताया गया कि द बिल हैज प्रपोज टू डिफाइन sufficient resource as 130% of the cash and cash equivalent asset declared by a person in line in his wealth statement filed for the last tax year। यानी अगर किसी बंदे ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को भी क्या कहते हैं डिफाइन किया गया है इसके अंदर जो इस एसेट्स के अंदर है, लेकिन क्या कहते हैं इसको भी क्या कहते हैं प्रिस्क्राइब करना बाकी है कि अगर कोई बंदा है वो टैक्स रिटर्न्स क्या कहते हैं फाइल करता है और उसे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं यानी कि बैंक के अंदर जो बैलेंसेज हैं, कैश है, बॉन्ड्स हैं, जो भी लिक्विड रिसोर्सेज हैं, वो क्या कहते हैं अगर 130% क्या कहते हैं अगर हो एटलीस्ट उसके मुकाबले में जो एसेट्स को परचेज करना चाहता है। यानी फॉर एग्जांपल आप जो है आपके पास अगर कोई चीज़ आप परचेज करना चाहते हैं और आपके पास जो आपने 130% अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिसोर्स क्या कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है, तो समझा जाएगा कि आप जो है वो यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, तो इसको भी डिफाइन किया गया। उसके अलावा सेक्शन 114C सब क्लॉज 5 सब क्लॉज C के अंदर जो है वो इमीडिएट फैमिली मेम्बर को भी डिफाइन किया गया है।
और कहा गया है कि इसमें जो है कौन कौन लोग होंगे, पेरेंट्स होंगे इसके अंदर, स्पाउस होंगे और सन होंगे बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, डॉटर होंगी जो कि अनमैरिड हो, और वीडो और डिवोर्स्ड, और स्पेशल चाइल्ड हु हैज़ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये लोग अगर क्या कहते होंगे तो ये इमीडिएटली फैमिली मेम्बर क्या कहते कहलाएंगे। इसके अलावा क्या कहते कोई भी होगा तो इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं कहलाएगा। उसके अलावा 114C क्लॉज 1 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी क्या कहते प्रपोज की गई हैं फाइनेंस अमेंडमेंट बिल के अंदर। सबसे पहले तो मोटर व्हीकल की परचेज है कि एप्लीकेशन फॉर बुकिंग, परचेज और रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल शैल नॉट बी एक्सेप्टेड और प्रोसेस्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल और व्हीकल रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ एक्साइजिंग एंड टैक्स डिपार्टमेंट के जो नॉन फाइलर होगा या जो इनएलिजिबल पर्सन होगा वो क्या कहते हैं मोटर व्हीकल परचेज नहीं कर सकेगा। अगर वो इनएलिजिबल पर्सन है तो फिर जो है मोटर व्हीकल रजिस्टरिंग अथॉरिटी होंगी, ना तो मैन्युफैक्चरर क्या कहते हैं वो सेल करेगा उसको, और ना क्या कहते हैं जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो उसको करेगा। इसका मैकेनिज्म किस तरह से एफबीआर डिफाइन करेगा ये अभी क्या कहते हैं आना बाकी। इस तरह से ट्रांसफर और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट ऑफ टू एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, recording or attesting transfer immovable property more than such value in aggregate in tax year as may be notified by the board from time to time shall not be accepted or processed। तो ये भी क्या कहते हैं अगर जो तो इसका मतलब है कि अभी कोई एसआरओ आएगा जिसके अंदर क्या कहते हैं या एफबीआर को नोटिफिकेशन जारी है, इसमें थ्रेशोल्ड क्या कहते बताया जाएगा कि उस थ्रेशोल्ड से क्या कहते ऊपर क्या कहते कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो जो है जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है या ट्रांसफ़र अथॉरिटी है इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो उसको जो है ट्रांसफ़र नहीं करेगी। अब इसको भी जाहिर है कि जो आपके वहाँ पे जो एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन की गई है वहाँ से क्या कहते हैं उसको लिंक किया जाएगा कि सबसे पहले देखा जाएगा कि आपके पास जो आप एसेट्स परचेज करने के लिए जा रहे हैं उसके एटलीस्ट 130% जो आपके पास पिछले रिसोर्स हैं कि नहीं है, और अगर आपको गैप आ रहा है, आपने कोई लोन वगैरह कोई इस तरह का चीज़ लिया तो फिर एक स्टेटमेंट सेपरेटली एफबीआर को फाइल करना पड़ेगा परचेज करने से पहले, और वहाँ से क्या कहते हैं आपको अप्रूवल क्या कहते हैं लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही परचेज क्या कर सकते हैं। इस तरह सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी क्या कहते हैं कुछ पाबंदियाँ क्या कहते हैं लगाई गई हैं। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि बैंकिंग कंपनीज हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ओपनिंग और मेंटेनिंग एन ऑलरेडी ओपन करंट सेविंग और एन इन्वेस्टर अकाउंट ऑफ दोज पर्सन्स दैट हैव बीन notified by the board. This means that the restrictions will become effective once the name of the name और क्या कहते हैं जो उसकी जो डिटेल्स है are to be notified by the FBR। तो बैंकिंग कंपनीज के हवाले से भी जो उनके जो करंट अकाउंट्स हैं, जो सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल जो अकाउंट हैं वो क्या कहते हैं उसके अंदर आ जाएंगे, और जो नॉन फाइलर होंगे वो तो बिल्कुल भी ये अकाउंट्स ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। उनके लिए एक सिंपल अकाउंट होगा जो आसान अकाउंट होता है वो ऑपरेट कर सकेंगे, नॉर्मल करंट अकाउंट या पीएलएस अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा क्या कहते हैं जी एक जनरल इंस्ट्रक्शंस लगाई गई है कैश विड्रॉवल के ऊपर कि बैंकिंग कंपनीज हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अलाउइंग कैश विड्रॉवल फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ एनी पर्सन एक्साइज ऑफ लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं ये है कि जी बोर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स के लिहाज से कि इसमें क्या जो है वो लिमिट विड्रॉ हो सकती है। तो जितना कैश विड्रॉवल अलाउ होगा उतना ही क्या कहते हैं बैंकिंग कंपनी अलाउ करेंगी। उसके अलावा इन एलिजिबल पर्सन के लिए भी कुछ चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि जो इन एलिजिबल पर्सन होगा यानी जिसके जो आज से अगर टैक्स रिटर्न 2024 का फाइल किया है उसके अंदर क्या कहते हैं उसके रिसोर्स 130% नहीं आ रहे हों या वो एलिजिबल पर्सन ना हो अपने वेल्थ स्टेटमेंट के लिहाज से, तो वो क्या कर सकता है। तो एन एलिजिबल पर्सन कैन परचेज रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और ट्रैक्टर, वो ये 3 चीज़ें खरीद सकता है। इसके अलावा एन एलिजिबल पर्सन कैन परचेज अ पिकअप व्हीकल अप टू 800 सीसी, वो 800 सीसी की क्या कहते हैं पिकअप भी क्या कहते हैं कर सकता है। इस तरह से क्या कहते हैं एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग एंड टैक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई रिस्क पर्सन, ये भी क्या कहते हैं बिल के अंदर एक सेक्शन प्रोपोज किया गया सेक्शन 175AA ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और इसमें क्या कहते हैं बोर्ड ने जो है वो ऑथोराइज किया है कि जी वो जो बैंक है बैंक से क्या कहते हैं वो किसी भी टैक्स पेयर की एक से ज़्यादा टैक्स ईयर के हवाले से
इंफॉर्मेशन जो टर्नओवर की, इनकम की और सारी चीज़ों की, वेल्थ स्टेटमेंट की, ये पास ऑन कर सकता है बैंक को, और बैंक से इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं मांग सकता है। बैंक जो है वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो जो भी अकाउंट्स हैं जो FBR क्या कहते हैं उनको मांगेगा, उसकी जो है वेरियस इंफॉर्मेशन, वेरिएंस और जो डेटा वगैरह उसकी जो है वो उसकी डेटा लॉगरिथम वगैरह जो है वो प्रोवाइड करे। हाँ, ये है कि जो डेटा FBR बैंक से कलेक्ट करेगा उसको FBR जो 175 AVA के अंदर ये सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा और उसको क्या कहते हैं किसी और को प्रोवाइड नहीं की जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा क्या कहते हैं एक और चीज़ है कि द बोर्ड प्रपोज टू बी एम्पावर्ड टू अपॉइंट ऑडिटर एंड ऑडिटर्स हैव बीन प्रपोज टू बी गिवन स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सेक्शन 222 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। उसके अंदर क्या कहते हैं प्रोविजन आई है कि द बिल हैज़ प्रपोज टू अमेंड सेक्शन 222 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वेयर बाई द बोर्ड हैज़ बीन एम्पावर्ड टू अपॉइंट ऑडिटर ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और थ्रू ए थर्ड पार्टी अरेंजमेंट्स as the board deem fit for carrying out this purpose of the audit। अब जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों को स्क्रूटनी करने के लिए या ऑडिट करने के लिए बोर्ड जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऑडिटर क्या कहते हैं हायर कर सकता है, और इसी के सबसेक्शन जो है जो ऑडिटर अपॉइंट होगा ए कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हैज़ बीन प्रपोज टू बी मेड अंडर सेक्शन 207 whereby the auditor appointed under section 222 subsection 2 has been proposed to be given the status of the income tax authority। तो उसके ऑडिटर को क्या कहते हैं बहुत अच्छे जो है क्या कहते हैं पावर दिया गया है। उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ अमेंडमेंट क्या कहते हैं सेल्स टैक्स में भी आई हैं। उसमें तो एक तो उसने जो अमेंडमेंट की है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 8B सबसेक्शन 4, और इसमें जो है बोर्ड ने जो है वो लिमिट प्रिस्क्राइब किया इनपुट टैक्स के हवाले से, और एक डेटा बेस क्या कहते बनाया जाएगा ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का, और उसका एम ये है कि जो इनपुट टैक्स है उसको क्या कहते हैं लिमिट किया जाए। हाउएवर क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं कोई इसमें किसी को इतराज़ हो तो वो जो है एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि वो जो है विद इन 60 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो अप्रोच कर सकता है रेलिवेंट अथॉरिटी को उस पर्पज़ के लिए। उसके अलावा क्या कहते हैं कंसेप्ट ऑफ बार ऑन ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट्स अंडर सेक्शन 14AC 14AC के तहत इसमें कमिश्नर हैव बीन असाइन्ड द पावर टू डायरेक्ट द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी टू बार द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु फेल टू रजिस्टर अंडर द लॉ। The commissioner may be in writing order the bar to be removed on transfer of immovable property not later than 2 working days upon registration। यानी कि अगर क्या कहते हैं सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उसके लिए लिमिट डिफाइन डेफिनेटली किया जाएगा, तो वो जो है वो या वो ये बात कर सकता है कि बैंक अकाउंट को भी बार लगा सकता है कि जी उसको बैंक को इंस्ट्रक्शंस करे कि जी इसको ट्रांजेक्शन सीज कर दी जाए, रोक दी जाए, और उसके अलावा आज जो है अगर कंपनी जो है वो रिलेवेंट जो है उसकी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है तो वो फिर लिफ्ट भी कर सकता है बैन। और अगर क्या कहते हैं वो इन जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र है उसको भी क्या कहते हैं कमिश्नर का पावर है कि वो उसको रोक रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को डायरेक्ट कर सकता है कि उसको क्या कहते हैं रोक दी जाए। उसके अलावा एक और सेल्स टैक्स के अंदर अमेंडमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अदर कोर्सिव एक्शन फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 14(1)(e) कि अगर कोई बंदा जो कि एलिजिबल है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अगर क्या कहते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो जो चीफ कमिश्नर है उसकी अथॉरिटी है कि वो सील कर सकता है उसके बिजनेस प्रेमिसेस को और इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और रिसीवर अपॉइंट कर सकता है टू मैनेज देयर टैक्सेबल एक्टिविटी। तो लेकिन ये जो है वो एक्शन नहीं लिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल के जो पब्लिक नोटिस टू बी इशूड स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ एक्शन and the committee including the chief commissioner, concerned commissioner and a representative from the chamber of commerce and trade policies provide the person an opportunity to be heard। और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है कि कोई इस तरह कोर्सिव एक्शन क्या कहते हैं नहीं लिया जा सकता अनलेस एंड अनटिल के जो है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है दिया जाए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो ये भी लिखा है कि अगर किसी सेक्शन के अंदर नहीं भी लिखा हुआ हो कि आपने उसको शो कॉज नोटिस इशू करना है और हियरिंग अपॉर्चुनिटी देना है, लेकिन अगर आपको कोर्सिव एक्शन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको हियरिंग अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये एसएससीबी में एक सेक्शन है इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में सेक्शन 63, तो एसएससीबी सेक्शन 63(1) के अंदर पावर थी
कि बल्कि है भी अभी भी कि वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की अंडरराइटिंग को सीज कर सकती है। तो उस केस में कंपनी की अंडरराइटिंग सीज हुई थी, तो कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जी ठीक है कि सेक्शन के अंदर नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देंगे, लेकिन इतना कोर्सिव एक्शन, हार्श एक्शन लेने से पहले आपको हेयरिंग अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी है। और ये हमेशा के लिए डिसाइड कर दिया गया था अगर कोई भी कोर्सिव एक्शन अगर क्या कहते हैं कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी लेती है तो सबसे पहले रेगुलेटरी को जो है शो कॉज नोटिस देगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देगी, उसके बाद क्या कहते हैं एक्शन लेगी। उसके अलावा सेक्शन सेल्स सेक्शन सेक्शन 32B एक सेक्शन है, उसमें जो है वो पावर दी गई है जो कमिश्नर है वो अपॉइंट कर सकता है एक्सपर्ट और ऑडिटर्स वगैरह। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनकम टैक्स में भी। इसके अलावा सेक्शन 56B में डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, ये एक सेल्स टैक्स के तहत क्या कहते हैं एक अमेंडमेंट क्या कहते हैं प्रपोज की गई है 56B। तो इसमें बेसिकली ये है कि आफ्टर द वर्ड सर्वेंट द एक्सप्रेशन एक्सपर्ट और ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32B शैल बी इंसर्टेड। दिस इम्पोज ए ड्यूटी ऑन एक्सपर्ट एंड ऑडिटर टू नॉट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सब्जेक्ट टू सेक्शन 216 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो 56B में डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई पब्लिक सर्वेंट की ये की गई है। इसके अलावा क्या कहते हैं सेक्शन 73 में जो है वो प्रपोज किया गया अमेंडमेंट सब सेक्शन 4 के अंदर वेयर बाय द वर्ड एग्रीगेट 100 मिलियन रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर और 10 मिलियन रुपी द वर्ड a financial year or shall be substituted further after the word act. The word may be specified by the board through a sales tax general order shall be inserted. So this proposed amendment shall remove the limit prescribed for input tax adjustment for supplies to unregistered person. Moreover, the board through the sales tax general order will specify the threshold for the said supplier. ये क्या कहते हैं कुछ सेल्स टैक्स की अमेंडमेंट थी। उसके अलावा कुछ अमेंडमेंट जो फेडरल एक्साइज के अंदर क्या कहते आई हुई हैं सेक्शन 26 में जो एक्साइज एक्ट है 2005 उसमें सेक्शन 26 में एक अमेंडमेंट की गई है। ये पावर टू सीज है कि इन सब सेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड देयर अंडर द एक्सप्रेशन और ड्यूटेबल गुड विदाउट अफेक्सिंग और अफेक्सिंग काउंटर फीटेड टैक्स स्टैम्प्स बॉन्ड होल्डर और वगैरह वगैरह जो भी है सारा ये, तो ये जो है बेसिकली फॉर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स शैल बी इंसर्टेड। दिस अमेंडमेंट एडेड दैट द गुड विदाउट रिक्वायर्ड टैक्स स्टैम्प या स्टिकर्स या जो भी है बाकी चीज़ें सारी, तो वो भी विल बी कंसिडर्ड नॉन कंप्लाइंट विद द लॉ। यानी कि बेसिकली अगर क्या कहते हैं कोई गुड्स जो हैं वो जा रही हैं तो उसमें जो कस्टम की स्टैंप होती है, स्टिकर्स होता है या और कोई जो निशानी जो वो एफिक्स करते हैं वो उसके अंदर होना मैंडेटरी है, वरना क्या कहते हैं इस सेक्शन के तहत वो जो है गुड्स जो है कंसिडर की जाएंगी कि नॉन कंप्लाइंट विद द लॉ है और ये कॉन्फिस्केट भी की जा सकती है। इस तरह सेक्शन 27 जो है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये इसके अंदर सब सेक्शन 1 के अंदर जो है वो छोटी सी अमेंडमेंट है कि आफ्टर सब सेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड काउंटर फिटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ सच गुड विदाउट अफेक्सिंग और अफेक्सिंग काउंटर फिटेड टैक्स स्टैम्प्स और वेंडर रोल्स स्टिकर्स लेबल्स और बार कोड्स आर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 45A फॉर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स शैल बी इंसर्टेड। तो न्यू सेक्शन जो है उससे क्या होगा कि जी जो बोर्ड में ऑथराइज द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सेक्शन 26 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 इन केस ऑफ गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू मॉनिटरिंग अंडर सेक्शन 45A एंड काउंटरफिटेड गुड्स। तो इसमें बेसिकली इसका मकसद ये है कि इसमें जो प्रोविंशियल अथॉरिटी है या फेडरल गवर्नमेंट का अथॉरिटी कस्टम के ऊपर, तो वो इसको क्या कहते हैं मॉनिटरिंग करने की पावर बेसिकली इस सेक्शन के तहत क्या कहते हैं दे दी गई है। ये क्या कहते हैं कुछ अमेंडमेंट्स थी जो कि क्या कहते हैं मेन अमेंडमेंट्स थी जो थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मैं जो समवट केबल टेरिटरी जो सर्विसेज एक्ट उसमें जो अमेंडमेंट है उसको डिस्कस नहीं करूँगा, जो कि मेन मेजर यही थी, खास और मेन तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स की थी। तो आज अपने इस वीडियो को हम यही तक रखते हैं। उम्मीद है कि जो प्रोफेशनल्स के लिए और लर्नर्स के लिए इसमें इनको आसानी हो जाएगी इससे। तो आप सब रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम जो ये लर्निंग प्रोसेस हमने स्टार्ट किया उसको हम कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।